नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज का मुकाबला करो या मरो का है। चाहे जिम्बाब्वे हो या भारत की टीम हो, दोनों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है। आज टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा, जहां भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होने वाला यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर आया है। हारने वाली टीम सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो जाएगी। टीम इंडिया को सुपर 8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज ने पटखनी दी थी। ऐसे में आज जीत के साथ साथ वेस्ट इंडीज की हार भी भारत के लिए मायने रखती है। तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में है और टीम की बल्लेबाजी की धुरी बने हुए हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ ही जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा के पास टी20 में 3000 रन पूरे करने का यह मौका है। अगर पिच को लेकर बात करें तो चेपॉक की पिच इस बार फ्रेश है, जहां 170 का आंकड़ा छूना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना है मैच कितना दिलचस्प होगा। क्या भारत सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रख पाएगा या जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर कर देगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज का जो मैच है भारत और जिम्बाब्वे का, ये दोनों टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के बीच जो मैच खेला गया और भारत की हालांकि हार हुई है और बहुत बुरी हार उस दौरान देखने को मिली, करारी शिकस्त साउथ अफ्रीका की टीम ने दी। लेकिन सबसे बड़ी उलझन जो उस मैच में देखने को मिली वो रही स्पिनर्स। स्पिन गेंदबाजों ने जो कमाल दिखाया है और बल्लेबाजों को जैसे लपेट लिया और एक के बाद एक विकेट पत्ते की तरह गिरते गए। तमाम जो महारथी जो योद्धा भारतीय टीम के थे बल्लेबाज में एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते चले गए। चाहे सूर्यकुमार यादव की बात हो, ईशान किशन की बात हो, तिलक वर्मा की बात हो, शिवम दुबे की बात हो, या तमाम दूसरे जो दिग्गज बल्लेबाज है, हार्दिक पांड्या हो, रिंकू सिंह हो, ये सभी जो बल्लेबाज थे ताश की पत्ती की तरह स्पिन के सामने बिखरते चले गए। अब स्पिन से कैसे पार पाया जाएगा, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है और जिम्बाब्वे और भारत के बीच आज का मैच काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज का मैच बताएगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल की दौड़ में रहेगी और कौन सी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो बता दें कि सुपर 8 का मैच शाम 7 बजे होगा और टॉस 6:30 बजे होगा। चेन्नई एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मैच होगा। वहीं 13 में से 10 भारत ने जीते हैं इस मैदान पर, तो भारत विजेता भी रहा है पहले टी20 मुकाबले का और पिछले टी20 मुकाबले का भी। तो सूर्यकुमार यादव से भारत को काफी उम्मीदें हैं। वरुण चक्रवर्ती टीम के टॉप विकेट टेकर है, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, सबकी नजरें इनकी गेंदों पर रहेंगी। वहीं सिकंदर रजा 3000 रन बनाने के लिए उनके लिए बड़ा मौका रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का मैच बहुत मायने रखता है। जिम्बाब्वे और भारत के लिए यह मैच डू और डाई की सिचुएशन वाला है। हालांकि इस मैच के बाद भी स्थिति बड़ी उलझी हुई है, क्योंकि इसमें जो दूसरी टीमें हैं उनका रन रेट कैसा रहता है, वो कैसे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलती है, चाहे वेस्ट इंडीज हो या साउथ अफ्रीका हो। इन टीमों के मैच पर भी भारत की नजरें रहेंगी, क्योंकि इनकी जीत और इनका रन रेट भी भारत की सेमीफाइनल की एंट्री में बड़ी अड़चन बन सकती है या इनको एंट्री दिला सकती है। तो जिम्बाब्वे के साथ तो मैच भारत को खेलना ही और जीतना भी, और बड़े अंतर के साथ ये मैच जीतना है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हार का सामना भारत को करना पड़ा था, उसको लेकर अब जो है वो बड़ी जीत की ओर भारत को देखना होगा। तो इस पूरे मैच को लेकर यानी कि इस मुकाबले को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हम पहले सुनवा देते हैं आपको। लास्ट मैच अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि वो लास्ट मैच था, तो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक प्रेजेंट जो है जैसे अपना जिम्बाब्वे, वो भी मैच बुरी तरह से हारे हुए, तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है और चेन्नई के विकेट पे हमें अच्छा रिजल्ट लाके फिर बाद में का आगे का देखेंगे क्वालिफाई का। बट कल एक अच्छा क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है। 40 ओवर हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा और हमें उम्मीद भी है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। Big game tomorrow, India at home. I think we've had a great tournament so far. Obviously, the last game didn't go to plan. We came across a side that's very experienced in these conditions, and for a lot of our squad members, it was our first game in India. So it was a tough task, but we stood up and we stood up to the challenge. Weren't good enough on the day, but we've taken a lot on board and learnt a lot of lessons from it, and we're hoping that tomorrow we can put our best foot forward. तो चलिए हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र जायसवाल इंदौर से जुड़ गए। देवेंद्र, किस प्रकार का माहौल इंदौर में देखने को मिल रहा है, क्रिकेट प्रेमियों का क्या कहना है, क्योंकि आज का जो मुकाबला है वो करो या मरो की स्थिति वाला है।
जी बिल्कुल अभिजीत, जो है आज मुकाबला है ये बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि जब हम सेमीफाइनल के लिए अगर स्थान बनाना है तो आज हमको ना केवल मैच जीतना होगा, लेकिन एक बड़े अंतर से इस मैच को जीतने की जरूरत होगी। क्योंकि जिस तरीके से जो अभी तक हमारी पहली हार हो गई थी सुपर 8 में पहुंचने के बाद, उसमें जो रन रेट था वो काफी कम रहा। और आज का जो मैच अभी जो वर्तमान में जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहा है, उस पर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि इस मैच में जब आज शुरू से मैच शुरू हुआ था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज काफी कम स्कोर मर जाएगी, लेकिन आज उसने एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर दिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब पहले जब हम सोच रहे थे कि साउथ अफ्रीका को जो है हार जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब अगर हम ये सोचते कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराती है तो वो रन रेट कहीं ना कहीं यहाँ पर अगले मैचों के सब पर असर डालेगा। तो यही वजह है कि जो आज का मैच जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जब हम मैच खेलेंगे तो हमारा मैच भी काफी कुछ महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर 200 प्लस स्कोर बनाने के बाद बहुत कम स्कोर पर जो है जिम्बाब्वे को समेटना होगा। या फिर अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो बाद में जब आप बैटिंग करेंगे, बाद में अगर हमारी बैटिंग आती है तो एक बड़े अंतर से हमको ये मैच जीतने की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जो एक बड़ा मैच है और इसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से। कुछ हमारे साथ नए बच्चे भी जो क्रिकेट यहाँ पर अभी सीख रहे हैं और वो भी हमारे साथ बात करेंगे। क्या है आज का जो मैच है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? हम ये सोचते हैं कि हमारे जो मैच है इसमें मतलब हम साउथ अफ्रीका के संग जो मैच हुआ था उसमें हम हार गए थे, पर ये कोई बात नहीं है। हमें अभी वेस्ट इंडीज के संग एक मौका और मिला है मैच खेलने का, तो जिसमें अपन हम जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, तो देखिए जो खेल प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कोई भारत की जीत की कामना कर रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है प्रत्यय जी। और क्रिकेट एक्सपर्ट प्रशांत चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं प्रत्यय से करूंगा। प्रत्यय, क्या लगता है कैसा मैच होगा, कितना दिलचस्प ये मैच होगा? और अगर हम प्लेइंग 11 को लेकर बात करें, क्योंकि सबकी निगाहें भारत के जो 11 बल्लेबाज जो खेलेंगे उन पर है और अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है अभिषेक शर्मा टीम का हिस्सा रहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल मुझे लगा है अभिषेक रहेंगे टीम का हिस्सा। मुझे जहां तक बात है, देखिए उनके फॉर्म की निश्चित तौर पर उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा इस टूर्नामेंट में। मैच में भी वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें और मौके दिए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रतिभा के धनी वो है और जो इस टूर्नामेंट के पहले वो करते आए हैं, जिस भी दिन उनका बल्ला चलेगा उनमें वो दम है, वो दमखम है कि वो मैच को अपने अकेले के दम पर ले जा सकते हैं और टीम को सामने वाली परास्त कर सकते हैं। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव की गुंजाइश टीम में डेफिनेटली है। क्योंकि देखिए पिछले मैच में अगर आप बात करें, सबसे बड़ा जो सवालिया निशान था वो टीम का कि उन्होंने अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिलाया। इस बार अगर आप देखें जिम्बाब्वे के बैटिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पे 1 या 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, बाकी सारे राइट हैंडर्स हैं। तो मैचअप के लिहाज से भी और जो अनुभव है अक्षर पटेल का, उसके लिहाज से भी उनका वापस आना डेफिनेटली बनता है। दूसरा मुझे लगता है कि एक तिलक वर्मा का फॉर्म एक बड़ी कंसर्न है, क्योंकि नंबर 3 पे वो आ रहे हैं। उनके आने की वजह से ये भी है कि तीनों जो आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो लेफ्ट हैंडर्स बन जा रहे हैं और वो हर एक बार अब ऑपोजिशन ने एक फिक्स गेम प्लान बना लिया है। क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा, सलमान आगा है खिलाफ जब हम खेले तब अभिषेक और किशन दोनों को आउट किया, और फिर एडन मार्करम ने किशन को आउट किया। तो ऑफ स्पिनर हर बार पहले ओवर में आकर के अगर आपके ओपनर्स को आउट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक वीकनेस है जो कहीं ना कहीं टीम की बनती जा रही है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि शायद इंडिया को एक राइट हैंडर बैटर अपने टॉप ऑर्डर में टॉप 3 में डालना होगा। अब या तो वो सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर भेज सकते हैं और उस तरीके से उस चीज को अचीव कर सकते हैं, या फिर तिलक वर्मा को ड्रॉप करके सैमसन को ला सकते हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे और ईशान किशन नंबर 3 पे आएंगे, जिस रोल में वो पहले भी खेल चुके हैं। तो मुझे लगता है ये 2 बदलाव संभव है, लेकिन अभिषेक जहां तक आपका सवाल है वो डेफिनेटली अपनी पोजीशन को रिटेन करेंगे। मेन है ऑस्ट्रेलिया को जिस प्रकार से हराया है और मैच से बाहर कर दिया है, तो क्या ये इतना आसान हो पाएगा मैच? क्योंकि जिस रन रेट से मैच जीतने की बात कही जा रही है, क्या उसमें इंडिया को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए आसान नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत जी, प्रत्यय मैं आऊंगा आपके पास, मेरा सवाल प्रशांत जी से था। बहुत बढ़िया। जी जरूर। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से हारी है, इंडिया रन रेट जरूर डेफिनेटली यहाँ पर मेंटेन करेगा। अपन पिछले जो वर्ल्ड कप से पहले की भी बात करें तो 13-14 मैच अपन देखते आ रहे हैं कि इंडिया लगातार जीतती आ रही है। तो एक जो मैच था वो कभी ना कभी खराब होता है, जिसमें जो है इंडिया जो है वो हार गई है। ठीक है, अभिषेक शर्मा का फॉर्म खराब रहा, बट इंडिया जो है वो लगातार मैच जीतते चली आई है। और यहाँ पर भी है, इंडिया आज डोमिनेट करेगी, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी और ट्रॉफी भी उठाएगी।
एक मैच से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लगातार इंडिया जीतते आई है और आपने जैसे पूछा है यहाँ पर भी डोमिनेट करेगी और रन रेट भी जो है इंडिया डेफिनेटली मेंटेन करेगी। प्रशांत, ये रन रेट का गणित क्या है? क्योंकि साउथ अफ्रीका की जीत या हार पर भी निर्भर कर रहा है, वेस्ट इंडीज की हार या जीत पर भी निर्भर कर रहा है, कैसे भारत को सफलता मिलेगी? नहीं, डेफिनेटली यहाँ पर अपन देखेंगे दोनों मैच में रन रेट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा है लास्ट मैच भी जो है वो जैसा इंडिया हुआ है कि -3 का जो है रन रेट इंडिया का रहा है, तो यहाँ से उठने के लिए सबसे पहले तो रन रेट को मेंटेन करना पड़ेगा, निगेटिव से अपने को न्यूट्रल में आना पड़ेगा और देन वो करना पड़ेगा। दूसरों के रन रेट को कंपेयर करने से पहले इंडिया को जो पर्सनल इस मैच में जो इंडिया का रन रेट जो है लास्ट मैच में जो है -3 गया है, वहां से उठ के पहले न्यूट्रल और उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कम से कम 30-35 रन की अगर इंडिया पहली बैटिंग करके 200 रन का टारगेट देता है तो 155-160 में सामने वाले को आउट करना पड़ेगा। और सेकंड मैच में भी सेम जो है 30-35-40 रन से जो है इंडिया को जो है बड़ी जीत करनी पड़ेगी। तो लगभग अपन मान के चल रहे हैं दो मैच में 70-80-90 रन का अगर उससे जीत मिलती है ओवरऑल में तो इंडिया को एडवांटेज है। सेम अगर बैटिंग करते हैं तो 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट में अगर बड़ी जीत लेते हैं यहाँ पर कि सामने वाले को हमने जो है 150-155 में आउट किया और 3 विकेट 4 विकेट में अपन जो है कि 15 ओवर 17 ओवर में मैच जीत जा रहा है, हमारे पास 3 ओवर 4 ओवर का बैकअप बचा है लास्ट में, ऐसे दो मैच अगर अपने होते हैं तो जाके वो कॉम्बिनेशन में जो है इंडिया को जो है बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है प्रत्यय, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो कितना स्कोर सही रहेगा? एक पीछे लग रहे देखिए मुझे लगता है ये जो चेन्नई का ट्रैक है, यूजुअली हम जानते हैं इसको कि वो स्पिन को असिस्ट करता है और उतना ज्यादा हाई स्कोरिंग मैदान नहीं है, लेकिन आईपीएल 2025 के बाद से जब से यहाँ पर ट्रैक रिले हुआ है तब से जो ट्रेडिशनल विकेट है चेपॉक का वो वैसा नहीं रह गया है, क्योंकि इस विश्व कप में भी अगर आप देखें तो बड़े स्कोर्स लगे हैं, 2 बार करीब 200 रन बने हैं और 2 बार करीब 190s में स्कोर्स बने हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक अब एक तरीके से बन चुका है। बॉलर्स को उतनी हेल्प नहीं मिल रही है, स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है ये जो ट्रेडिशनल चेन्नई की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वैसा स्कोर ना मान के भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो वो कम से कम 200-220 रन के बीच का टारगेट कोशिश करेगा सेट करने की। और जिम्बाब्वे को अगर आप देखिए वो फॉर्म टीम है, क्योंकि अपना जो सुपर 8 का उनका क्वालिफिकेशन है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीम्स को वो हरा करके आए हैं, लेकिन पिछले मैच में अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 107 रन से जहां पे हारे वानखेड़े में, वहां पे भी कुछ एक सिमिलर टाइप का ब्लूप्रिंट था, क्योंकि सामने वेस्ट इंडीज ने बहुत बड़ा टोटल किया था 255 रन के आसपास और फिर उनको करीब 107 रन पीछे रोका। और उसी के किस्म की जीत की इस समय पे भारत को आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नेट रन रेट है इसे आप कम से कम 70 से 80, अगर आप 76 रन से पिछला मैच हारे हैं तो मिनिमम उतने ही मार्जिन से आपको जीतना पड़ेगा ताकि आप पहले उसको न्यूट्रल कर पाए और फिर जो अगला मैच है वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसमें भी आपको एक बड़ी जीत दर्ज करनी पड़ेगी। तो दोनों ही मैचेस भारत को न केवल जीतने हैं, जीतना है ये तो निश्चित है, बड़े मार्जिन के साथ जीतना है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं निगाह होगी। तो अगर पहले बैटिंग करते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि 200 से 220 रन का उनके मन में टारगेट डेफिनेटली होगा। प्रत्यय, हमने पिछले मैच में देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टीम खेलने के लिए उतरी थी भारतीय क्रिकेट टीम, तो स्पिनर को खेल ही नहीं पा रहे थे कोई भी बल्लेबाज। अगर स्लोअर बॉल भी डाली जा रही है, कोई वहां पर अगर गति में परिवर्तन मिल रहा है, तब भी जो बैट्समैन है वो समझ ही नहीं पा रहे बॉल कहाँ कैसी आ रही है। और एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज बल्लेबाज है जिनकी जो दुनिया में तूती बोलती है क्रिकेट में, वे सब एक के बाद एक गिरते चले गए। इससे कैसे निपटा जाएगा? क्या रणनीति यहाँ पर भारत को बनानी चाहिए फिर स्पिनर से खेलने के लिए? देखिए मुझे लगता है भारत रातों रात ना अच्छी टीम बनी है और ना ही एक मैच हार के वो बुरी टीम बन जाती है। ये फॉर्मेट और ये टूर्नामेंट इतना क्रूर है कि अगर आप एक मैच हारते हैं, उसके पहले 12 मैच की विनिंग स्ट्रीक थी, तो निश्चित तौर पर देखिए टीम ऐसी स्ट्रीक 1 या 2 मैचेस आप जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप 10-12 मैचेस लगातार जीतते हैं या आप विश्व कप जीतते हैं पिछला जो भारत जीता है, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है, चीजें सही करी हैं और वही वजह थी कि टीम को सक्सेस मिली। अब क्योंकि वो इतने बड़े मार्जिन से इस मैच को हारे हैं, इसलिए शायद बहुत ज्यादा उनके लिए समीकरण उनके खिलाफ हो गए। स्पिन की जहां तक बात है, देखिए मुझे लगता है इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की बैटिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई है जो टूर्नामेंट के पहले कर रही थी, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशंस को उनको डोमिनेट किया है मैचअप्स के सेंस में, क्योंकि जब आपके टॉप 8 में से 6 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर्स होते हैं तो डेफिनेटली आप एक मैचअप एडवांटेज सामने वाली टीम्स को दे रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, चाहे सलमान आगा हो, चाहे आर्यन दत्त हो, चाहे एडन मार्करम हो, तीनों बार हमने यही देखा कि ऑफ स्पिनर से टीम्स ने चालू किया और वो तीनों बार वो प्लॉय सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि आपके बैटर्स उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, खासतौर पे अभिषेक शर्मा। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा समय बिताते हैं पिच पर और पहले ही गेंद से अटैक करने का जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा माइंडसेट है और इस फॉर्मेट के साथ अलाइन भी करता है, लेकिन कभी कभी आपको सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, गेम को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है और उसके लिहाज से आपको गेम खेलना पड़ता है। तो ये
जितने भी बल्लेबाज हैं देखिए इनमें वो काबिलियत है कि अगर ये 5 या 7 बॉल्स डॉट बॉल्स भी खेल लेते हैं तो इनमें वो ताकत है, इनमें वो इनकी वो हैसियत है कि वो बैकएंड पे जाकर के उसको कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि अभिषेक शर्मा हमने बहुत बार देखा है 12, 13, 14 गेंद में उनको हाफ सेंचुरीज करते हुए। तो अगर वो 4 या 5 गेंद खेल करके पिच को समझ लेते हैं, थोड़ा असेस कर लेते हैं और फिर अटैक करना चालू करते हैं, तो वो ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो गेंदबाजों को डोमिनेट नहीं कर पाएंगे 6 या 7 बॉल बाद। तो मुझे लगता है रणनीति में अगर कोई बदलाव होने की जरूरत है तो केवल एक ही है कि आप थोड़ा सा समय बिताएं, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करें और पहली ही बॉल से डोमिनेट करने के बजाय शायद 1 या 2 ओवर्स बाद डोमिनेट करने की कोशिश करें, तो ज्यादा सेफ तरीके से गेम को आप आगे ले जा पाएंगे। ठीक है प्रशांत, देखिए वैसे तो क्रिकेट पूरा टीम गेम ही है और हर एक प्लेयर को अच्छा खेलना होता है, तभी जाकर के मैच के जो है वो एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम 3 खिलाड़ियों को लेकर बात करें तो कौन ऐसे 3 खिलाड़ी हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूरे मैच बदल सकते हैं? अपने जो है लेफ्ट हैंडर जो है शिवम दुबे हैं, आप देखिए हर मैच में अच्छा रन बना रहे हैं और फिनिशर वाला रोल भी निभा रहे हैं कि 20-25 बॉल में 35-40 रन के आसपास का उनका जो है एक एवरेज भी निकल के आ रहा है। अगर वो 20-25 बॉल खेल लेते हैं तो 40 रन 50 रन का एवरेज है। तो शिवम दुबे यहाँ पर गेम चेंजर है। सेम वो बॉलिंग में विकेट भी ले रहे हैं, 5वें बॉलर की भूमिका भी निभा रहे हैं। सेम यहाँ पर अपन अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग देख रहे हैं तो ईशान किशन या अपने जो है ये जो अपना ओपनिंग बैट्समैन है तिलक वर्मा, ये दोनों में से किसी एक को चलना पड़ेगा। तो ये दो जो है क्रूशियल सामने और बीच में जो है यहाँ पर शिवम दुबे, तो बैटिंग में ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चलते हैं तो बड़ा स्कोर आएगा। बाकी कप्तान को अपनी कप्तानी पारी निभाने के लिए बीच में आके जो है विकेट को रोक के जो है जो वो बेसिक तरीके से जैसे एज अ स्तंभ काम कर रहे हैं उनको वही करना पड़ेगा। बट गेम चेंजर तो यही 3 है कि अभी देख रहे हैं तो ईशान किशन, तिलक वर्मा और जो है शिवम दुबे, अगर ये 3 अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंडिया 200 पार 100% जाएगी। आपका आकलन क्या कहता है अभिषेक शर्मा को लेकर? अभिषेक शर्मा को लेकर मेरा आकलन ये कह रहा है कि डेफिनेटली इस मैच में बैकअप करेंगे। लगातार खेलते आए थे, देखिए इंडिया की उम्मीदें बढ़ गई थी कि 250, 300, पौने 300 रन इंडिया बना देगी। लगातार 13 मैच से जैसे इंडिया खेलते आई है तो अभिषेक शर्मा के ऊपर भी जो है इंडिया का जब आप किसी के ऊपर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो कॉन्फिडेंस लैक करता है। तो वैसे ही वो 1-2 बार इनिंग में आउट हो गए, उनके ऊपर प्रेशर बना, फिर वो 3-4 बार हो गया वो सेम चीजें। यहाँ से निकलने के लिए उनको जो है शुरुआत में जो है उनको अपना नेचुरल क्रिकेट खेलना है, 1 बॉल एट अ टाइम। जो बॉल आ रही है जैसे आ रही है उस हिसाब से उनको प्लेसमेंट खेलना है और वो कर लेंगे। वो इतने बड़े खिलाड़ी है कि देश के 140 करोड़ युवा में से सेलेक्ट होकर आज देश का टॉप ऑर्डर बैट्समैन बना है वो लड़का। तो उसमें वो एक काबिलियत, बहुत बेहतरीन काबिलियत है और हमको उसमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैच अगर वो खेल रहे हैं तो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। वैसे इंडिया उनको ड्रॉप करेगा नहीं, तो ये मेरा अनुभव बोल रहा है। ठीक है प्रत्यय, टीम कैसी हो सकती है, क्या लगता है आपको? जो टीम पिछले मैच में थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि रिंकू सिंह पर एक कंसर्न था क्योंकि वो अपनी फैमिली इमरजेंसी अटेंड करने के लिए गए थे। हालांकि वो वापस आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उनका फॉर्म देखें इस टूर्नामेंट में या ये देखें कि कितनी आवश्यकता उनकी बल्लेबाजी की पड़ी है भारत को, तो वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ी है और जब पड़ी भी है तब वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत जो बहुत ज्यादा इस समय पे बैटिंग डेप्थ पे बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कि 8, 7, 8, 9 नंबर तक हमारी बैटिंग रहे। मुझे लगता है अगर आप एक बॉलर को लेकर के आते हैं उनकी जगह पे अक्षर पटेल, वो आपको बैटिंग भी देते हैं, नंबर 8 पे वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अच्छी चीज उनके साथ ये है कि वो फ्लोटर भी हैं, तो अगर आप उनसे नंबर 4 या 5 पे जाने को भी बोलेंगे तो भी उनके पास में वो टेक्निकलिटीज हैं और उनके पास वो टैलेंट है कि वो 4 या 5 पे भी खेल सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते भी हैं वो हायर अप दी ऑर्डर, तो वो एक फ्लोटर के तौर पे आपको काम दे सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के नाते। और अगर आप जिम्बाब्वे का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कंसर्न थी कि वहां पे 4-5 लेफ्ट हैंडर्स थे और आपने मैचअप एडवांटेज के तहत वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है। लेकिन अब सामने वाली टीम के पास में ज्यादातर राइट हैंडर्स हैं, तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाना ज्यादा मुझे लगता है कि उचित फैसला होगा। और बैटिंग भी वो आपको देते हैं डेफिनेटली, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अक्षर पटेल का एक सर्टेन चांस है। शायद वॉशिंगटन सुंदर को की लेकर जगह क्या पे- लगता है? वॉशिंगटन सुंदर टीम का हिस्सा रहेंगे या फिर कोई और जगह लेगा उनकी? देखिए मुझे लगता है अगर रिंकू सिंह को खिलाना चाहते हैं क्योंकि इस टीम में और गौतम गंभीर ने काफी बैक किया है उनको हमेशा से, तो अगर आपको रिंकू सिंह को टीम में रखना है और फिर अक्षर की जगह बनानी है तो एक ही मात्र तरीका है कि आप वॉशिंगटन को बाहर भेजें, क्योंकि वॉशिंगटन वैसे भी अक्षर को हटा करके टीम में आए थे। नेदरलैंड्स के गेम में उन्होंने रेस्ट किया था अक्षर ने और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी कंटिन्यू किया था टीम ने उसी कॉम्बिनेशन को। तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन और अक्षर को आप स्वैप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको और बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए अपने पास तो और वॉशिंगटन भी बैट के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो आप रिंकू को बाहर बैठा करके अक्षर को ला सकते हैं। दूसरा एक बदलाव मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए 3 से 4 मैचेस में ये देख चुके हैं हम इंडिया
के टॉप ऑर्डर को स्ट्रगल करते हुए, वो लेफ्ट हैंडर्स का जो ऊपर तिकड़ी है वो एक बड़ी कंसर्न बनती जा रही है। तो उस लिहाज से या आप एक टैक्टिकल मूव चेंज कर सकते हैं कि आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पे भेजें और तिलक वर्मा को नंबर 4 पे लाएं, ताकि आपका वो जो ऊपर के जो टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स है उसको उस क्रम को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका उसको ब्रेक करने का ये हो सकता है कि तिलक वर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो आप उन्हें बाहर बैठा सकते हैं, 1-2 मैचेस का रेस्ट दे सकते हैं और संजू सैमसन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था टूर्नामेंट के पहले, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि वो एक बेहतर चॉइस होगा, क्योंकि फिर अभिषेक और सैमसन ने पहले भी ओपनिंग करी है इंडिया के लिए और वो सक्सेसफुल प्लेयर थे, तो उनके पास अनुभव है, एक दूसरे का गेम समझते हैं। और फिर ईशान किशन नंबर 3 पे आ सकते हैं, जो रोल्स उन्होंने मुंबई इंडियन के लिए पहले निभाया है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए निभाया है और इंडिया टीम में भी वो नंबर 3 पे खेले हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आपके पास सैमसन और अभिषेक ओपनर्स होंगे और ईशान किशन नंबर 3 पे होंगे। ठीक है, एक अंतिम सवाल प्रत्यय आपसे, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो कितना स्कोर लगता है कि आपको बना सकती है, और अगर गेंदबाजी करती है तो कहां तक वो रोक देगी जिम्बाब्वे को? देखिए, मुझे लगता है पहले बैटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर 200-220 रन उन्हें डेफिनेटली बनाने ही होंगे, क्योंकि अगर आपको बड़े मार्जिन से मैच जीतना है, अगर आप 70-75 रन का मार्जिन रखना चाहते हैं अपनी विक्ट्री में, तो आप 170 रन बना करके या 150 रन बना करके उतनी बड़ी जीत हासिल करना थोड़ा कठिन होगा। तो मैं समझता हूँ कि और ये ट्रैक चेन्नई का आमतौर पर उतना बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इस पूरे विश्व कप में वो वाला चेन्नई जो ट्रेडिशनल चेन्नई विकेट है वो हमने नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि 200-220 रन यहाँ पे बनना उतना कठिन नहीं होगा, खास तौर पे इंडिया की बैटिंग अगर चल जाती है और अगर 2-3 प्लेयर्स भी फायर कर जाते हैं, बड़े नॉक्स खेल लेते हैं, तो अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे जितना छोटे से छोटा टारगेट पे रोकें, 140-150, क्योंकि वो आपको एक चांस देगा कि आप कम से कम 10-11 ओवर्स में चेस को मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया के लिए अगर रन रेट में उन्हें इसको न्यूट्रल करना है चेस करते हुए, तो उन्हें यह चेस करीब करीब 10 से 11 ओवर्स के बीच में करना होगा। अगर 180 के आसपास चेस कर रहे हैं तो 11-11.5 ओवर्स में करना होगा, जो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे कोई पुश ओवर नहीं रही है इस टूर्नामेंट में, जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो जितना छोटा टोटल आप रोकें उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रत्यय आपका बहुत शुक्रिया, और प्रशांत चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज का मैच करो या मरो का मैच होगा, डू और डाई सिचुएशन भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही टीमों के लिए है, और अगर इस वर्ल्ड कप में बने रहना है तो आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है, और साथ ही बहुत ज्यादा रन रेट के साथ इस मैच को जीतना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।